देखें मोमेंटम क्या है, ये वही सारे नाइन्थ क्लास वाले कॉन्सेप्ट हैं कि मैस और वेलोसिटी की प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। तो ये लिखा मैस और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कॉल्ड मोमेंटम। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको थोड़ी देर पहले ही, कि जब भी कोई स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, इसलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। अगर यूनिट्स की बात करें तो मैस का यूनिट आपको पता है किलोग्राम होता है, मैस का यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का क्या बना, मोमेंटम का बना केजी मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि फिजिकली मोमेंटम क्या चीज है, ये तो मैथमेटिकली आपने कह दिया मैथ्स और वेलोसिटी की प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाती है। फिजिकली अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करें, जी बताएं। फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी। हाँ सर जी। कोई भी स्पीड से काम कर रहा होता है उसको मोमेंटम कह देते हैं। जब क्या, मुझे नहीं समझी, दोबारा बोलें। सर जो जब कोई मैस जिस भी स्पीड से काम कर रहा होता है तो हम उसको उस बॉडी का मोमेंटम कह देते हैं। देखें, मुझे एक बात बताएं कि एक कार का इनर्शिया ज्यादा है या एक क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया किसका ज्यादा है, कार का या क्रिकेट बॉल का। सर कार का। कार का। और जब यही दोनों मूव करना शुरू कर दें, कार और क्रिकेट बॉल, अब मूविंग इनर्शिया की बात की जाएगी। इनर्शिया की जरा दो टाइप्स है ना, कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को जब अपोज करती है, तो दो टाइप्स आ गई, स्टेट ऑफ रेस्ट में भी आ गया, स्टेट ऑफ मोशन में भी आ गया। तो जब कार और क्रिकेट बॉल दोनों मूव कर रही हो, तो अब वहां पे मूविंग इनर्शिया की बात की जाएगी। ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो दोनों कार और क्रिकेट बॉल रेस्ट में है तो उनका मोमेंटम कितना होगा, फार्मूले को देख के बताएं जी। सर जीरो होगा। जीरो होगा ना, जब रेस्ट में है दोनों तो दोनों का मोमेंटम जीरो है। लेकिन जब दोनों मूव करना शुरू कर दें तो अब तो दोनों का मोमेंटम नॉन जीरो होगा, क्योंकि अब दोनों का मैस भी अपना अपना और दोनों की वेलोसिटी भी है, तो अब उनका मोमेंटम नॉन जीरो होगा। ठीक हो गया। अब जब मोमेंटम इनका नॉन जीरो है, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, क्रिकेट बॉल का या उसका, कार का। कार का। कार का मोमेंटम ज्यादा होगा। यस। तो जब हम कह रहे हैं कार का, एक तरफ हम कह रहे हैं कार का मोमेंटम ज्यादा है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कार का इनर्शिया ज्यादा है, तो क्या फिर मैं ऐसे नहीं कह सकता इसको कि मोमेंटम इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्या ख्याल है, यस सर। ऐसा होगा ना। तो सिंपल सी बात है कि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज इनर्शिया ऑफ मूविंग बॉडी। मोमेंटम इज इनर्शिया ऑफ मूविंग बॉडी। तो ये मोमेंटम की फिजिकल डेफिनेशन है, वो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन है। क्लियर हो गया। अच्छा, इसका ये एक मिनट, इसका यूनिट जो है इसे मैं कंप्लीट कर देता हूं। अगले स्टेप में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, के जी मीटर पर सेकंड, यहां तक मैंने ऐसे ही लिखा। अब मैं सेकंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, सेकंड से मल्टीप्लाई किया और सेकंड से डिवाइड किया। अगले स्टेप में फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किलोग्राम मीटर, और ये वाला सेकंड जब ऊपर आके इससे मिलेगा तो मीटर पर सेकंड बनेगा, आगे वाला सेकंड ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया, ये पूरे का पूरा बन गया न्यूटन, और आगे वाला सेकंड ऐसे ही। तो मोमेंटम का यूनिट क्या बना, न्यूटन सेकंड। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। सर हम मोमेंटम की भी डेफिनेशन कर सकते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड यस, वेलोसिटी ऑफ। वो तो ऐसे, ये डेफिनेशन तो है ही ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मैं फिजिकल डेफिनेशन आपसे पूछ रहा था। नाइन्थ क्लास में आपने मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फिजिकल डेफिनेशन नहीं पढ़ी। तो ये फिजिकल डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिख दी है। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद जी आगे सर। चलते हैं। आगे चलते हैं, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, इन दोनों को आपस में रिलेट करते हैं। मोमेंटम
एंड न्यूटन सेकंड लॉ। इन दोनों को अब मैथमेटिकली हम रिलेट करने वाले हैं। देखें, न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है कि F इज इक्वल टू ma। अगले स्टेप में एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं vf माइनस vi डिवाइडेड बाई टी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। उससे अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई टी। अब जरा देखें ऊपर mvf माइनस mvi, क्या वो चेंज इन मोमेंटम नहीं है? ये देखें, ये फाइनल मोमेंटम और ये इनिशियल मोमेंटम किसी भी स्पेसिफिक बॉडी का। जब स्पेसिफिक बॉडी है तो मैस सेम रहेगा। ठीक हो गया? तो ये बना फाइनल मोमेंटम उस स्पेसिफिक बॉडी का, ये बना उसका इनिशियल मोमेंटम। तो ये मैं लिख सकता हूँ pf माइनस pi डिवाइडेड बाई टी। और अगले स्टेप में इसको ये भी लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू डेल्टा p बाई डेल्टा टी, डेल्टा p बाई टी कहने चले। तो फिर फोर्स की एक नई डेफिनेशन आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लें जी, सर डेल्टा टी क्यों आएगा? क्या हुआ? सर बुक में डेल्टा टी लिखा हुआ है तो वो क्यों आएगा? और वो इससे कुछ, टी का मतलब टाइम, आप इसको टी लिखें डेल्टा टी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब टी भी लिखें डेल्टा टी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि टी कौन सा टाइम है? टी वो वाला टाइम है, कि जितने टाइम के लिए ये फोर्स एक्सर्ट कर रही थी बॉडी पे। या दूसरे अल्फाज में टी वो वाला टाइम है कि जितने टाइम में इस वेलोसिटी में चेंज आया। या फिर ये कह लें कि टी वो टाइम है कि जितने टाइम के दौरान इस मोमेंटम में चेंज आया, वो वाला टाइम टी है। तो लिहाजा उस टाइम को अब टी लिखें या डेल्टा टी लिखें, कोई फर्क नहीं उससे पड़ेगा। आगे समझ बात की? यहां मैं लिख भी देता हूं, इधर मैं लिख भी देता हूं टी कौन सा टाइम है। इस चीज में जो है ना अमूमन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वो टाइम है, टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्सर्टेड, कि वो टाइम के जितने टाइम के दौरान फोर्स एक्सर्ट करती रही है। और जाहिर है जितने टाइम के दौरान फोर्स एक्सर्ट करती रहेगी उतने टाइम के दौरान ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, उतने टाइम के दौरान ही ये वेलोसिटी में चेंज आएगा, उतने टाइम के दौरान ही मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है? तो चाहे ऐसे कहें टाइम ड्यूरिंग विच फोर्स एक्सर्टेड, या ये कहें कि टाइम ड्यूरिंग विच वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड, या ये कहें कि टाइम ड्यूरिंग विच मोमेंटम हैज बीन चेंज्ड, कुछ भी कह लें, एक ही बात है। क्लियर? हाँ जी। सर। अच्छा, अब यहीं से एक और चीज देखें, अगला जो टॉपिक है इम्पल्स, उसकी भी डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। इम्पल्स क्या है? देखें, यही जो चीज मैंने लिखी हुई है, इस वाली इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, F मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम है ना, इसी को इम्पल्स कहा जाता है। दिस इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स कहें या फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट को इम्पल्स कहें, एक ही बात है। यानी जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, अब ये बॉडी है सपोज, तो इस बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, तो जितने टाइम तक वो फोर्स एक्ट करती रहती है इस बॉडी पे, उस फोर्स को उसी टाइम के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टिंग क्वांटिटी इंपल्स कहलाएगी। और जाहिर सी बात है कि जितने टाइम तक फोर्स एक्ट करती रहेगी उतने टाइम तक मोमेंटम चेंज होता रहेगा ना, तो जितना भी मोमेंटम में चेंज आया उसको भी इंपल्स कह सकते हैं, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई बात की? हाँ जी, क्लियर? सर ये हमारे पास इम्पल्स मूविंग बॉडी में होती है? यस, होती है। अभी बताता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको। इतनी चीज क्लियर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कह सकते हैं? अच्छा, ऐसे मैं करता हूँ ना, मैं दोबारा आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, एक मिनट ठहर जाइए जरा। दूसरा मेरे देखें जी, इम्पल्स को डिस्कस कर रहे थे हम। क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को रीअरेंज करके मैंने ऐसे लिखा। और अब ये जो फोर्स और टाइम की जो प्रोडक्ट है, यानी वो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रही है और जितने टाइम तक एक्ट कर रही है, उस फोर्स और उस टाइम को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमें मिलेगी उसको इम्पल्स कहा जाएगा। या दूसरे अल्फाज में,
उस दौरान फोर्स ने जितने टाइम तक एक्ट किया, तो उस दौरान जितना मोमेंटम में चेंज आया, वो चेंज इन मोमेंटम, उसको इंपल्स कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं आई से। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जाम्पल में लेता हूँ। मैं कहता हूँ देखें, एक कार है, सपोज करें एक स्पेसिफिक कार है, उस कार का मैस है m इज इक्वल टू 500 kg। ठीक हो गया, कार का मैस है 500 kg। कार की वेलोसिटी जो है वो सपोज करें इंक्रीज होना शुरू होती है। कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और कार की फाइनल वेलोसिटी है 20, चलें 15 कर देते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब जितना इस कार के मोमेंटम में चेंज आया है, उस चेंज इन मोमेंटम को मैं यहां लिखता हूं। कितना बनेगा चेंज इन मोमेंटम? तो देखें, ये लिखा मैंने पी एफ, पहले फाइनल मोमेंटम चले लिख देता हूं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? वो होगा एम वी एफ। तो एम वी एफ यानी 500 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? आई थिंक 7500 बनेगा। ठीक हो गया। और इनिशियल मोमेंटम कितना बनेगा? न्यूटन सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम कितना बनेगा? इनिशियल मोमेंटम बनेगा 500 मल्टीप्लाई 10, कितना आया? 5000 न्यूटन सेकेंड। ठीक है जी। अब इंपल्स कितना बना यहाँ पे इस केस में? इंपल्स कितना होगा? तो आपके सामने ही लिखा हुआ है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये इंपल्स होगा। तो फाइनल मोमेंटम है 7500, इनिशियल मोमेंटम है 5000, तो ये कितना बनेगा? ये बन जाएगा 2500 न्यूटन सेकेंड। ये आया इंपल्स हमारे पास। अब देखें, यहां से इंपल्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू आई है, तो इसका यह मतलब हुआ, गौर से सुनिए, इसका यह मतलब हुआ कि अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू को मैं फिक्स कर देता हूं, तो उस सूरत में इंपल्स कांस्टेंट आएगा। इंपल्स की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आगे समझ बात की? मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनिएगा। अगर किसी स्पेसिफिक बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज की वैल्यू को मैं फिक्स्ड कर देता हूं, तो उस सूरत में इंपल्स कांस्टेंट आएगा। क्योंकि जब बॉडी फिक्स्ड है तो मास तो फिक्स्ड हो गया ना, मास तो नहीं चेंज हो सकता। और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज वेलोसिटी की वो मैंने खुद ही फिक्स्ड कर दी, तो उस सूरत में इंपल्स की हमेशा फिर यही वाली वैल्यू आएगी। जब मास भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो मास और वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से इंपल्स भी तो कांस्टेंट आएगा। फिर समझ आ गई? अब जरा देखिएगा, अब अगर इंपल्स की ये वाली वैल्यू मैं यहां यूज करता हूं, जो चीज अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, कि अगर इंपल्स की वो वाली वैल्यू जो ऊपर मैंने फाइंड की, उसे अगर मैं यहां पुट करता हूं स्पेसिफिक केस के लिए, तो ये लिखा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू 2500। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो मैंने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया कार में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 5 मीटर पर सेकेंड का, अगर ये एक्सेलरेशन एक दफा मैं प्रोड्यूस करूं 2 सेकंड्स में, दूसरी दफा इसी एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करूं 5 सेकंड्स में, तो मुझे बताएं कि किस केस में मुझे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी ब्रेक्स के जरिए? जी अब बताएं आप। सेकंड केस में सर। किस केस में? सेकंड केस में। यानी जब टाइम 5 सेकंड हो तो उस वक्त ज्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी कार को रोकने के लिए, कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करवाने के लिए। सॉरी, T1 T1 टाइम के केस में ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। यस, T1 टाइम के केस में, कि जब T1 2 सेकंड्स है, तो अगर 2 सेकंड्स में मैं वेलोसिटी को 10 से बढ़ा के 15 करना चाहता हूं, तो उस सूरत में ज्यादा फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा होगा? ये तो बड़ी आसान सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। सुने, मेरी बात सुने ना, कि अगर टाइम कम है, देखें फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट जब कांस्टेंट होगी, इधर मैं लिख भी देता हूं कांस्टेंट, कि जब फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गई, अब अगर टाइम कम है तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर टाइम ज्यादा है तो कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जाहिर अगर उसको कांस्टेंट रखना है अगर, तो जब टाइम कम होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, और जब टाइम ज्यादा होगा तो कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ आ गई बात की? ये चीज क्लियर हुई? जी सर। अब जी सर। यस, अब इसी केस को सामने रखते हुए मुझे बताएं, जो आपकी बुक में वो एक साइड इंफॉर्मेशन भी है, कि दो सेम मैसेज की एक ब्रिक है और एक फुटबॉल है। फुटबॉल का मैच भी उतना ही है, ब्रिक का मैच भी उतना ही है,
और दोनों में सेम वेलोसिटी आपने प्रोड्यूस करनी है, यानी सेम केस हो जाएगा ना, मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी सेम प्रोड्यूस करनी है। तो किस केस में उसको फुटबॉल को हिट करने से आपके पांव पे ज्यादा चोट आएगी या ब्रिक को हिट करने से ज्यादा चोट आएगी? जी सर ब्रिक को हिट करने से। क्यों, रीजन उसकी बताएं, ब्रिक को हिट करने से चोट ज्यादा क्यों आएगी? हाँ जी, एक्सप्लेन करें अब, यही सारा कॉन्सेप्ट है जो भी आपको पढ़ाया है मैंने। सर उस पर ज्यादा फोर्स लगाएंगे उस वजह से। नो सर बता- हमारे पास ये जो ए केस है इसमें हमारे पास स्मॉलर होगी, क्योंकि जो इम्पल्सिव फोर्स होगी वो हमारे पास ग्रेटर होगी, दैट्स व्हाई हमें ये हर्ट करेगी। चले मुझे बताएं, वो इंपल्सिव फोर्स ग्रेटर क्यों होगी, इसकी रीजन क्या है? टाइम ऑफ कोलिजन। टाइम ऑफ क्या? कोलिजन क्या होगा टाइम ऑफ कोलिजन? टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कहें इसको, क्या होगा टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट? स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा। तो जब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट स्मॉलर होगा तो फोर्स ग्रेटर होगी। ऑटोमेटिकली ग्रेटर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, गुड। कि टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट स्मॉलर हो जाएगा जब हम ब्रिक को हिट करते हैं या स्टोन को हिट करते हैं या कोई भी हार्ड सरफेस है, जब उसको हिट करते हैं तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाता है। तो जब टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट कम हो जाता है तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स को ऑटोमेटिकली फिर ग्रेटर होना पड़ेगा। तो जब फोर्स ग्रेटर हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है वो उस केस में फिर इंजरी भी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मैथमेटिकली भी आपको समझा देता हूँ कि सपोज करें कि मैस जो है वो ब्रिक का या स्टोन कह लें, चलें मैस ऑफ स्टोन जो है वो है 1 kg सपोज, और मैस ऑफ फुटबॉल जो है MF वो भी है 1 kg। अब मैस तो दोनों का सेम है और दोनों में एक जितनी वेलोसिटी मैंने एक जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, यानी दोनों का मोमेंटम सेम रेट से इक्वली चेंज करना है मैंने। ठीक है, तो मैं कह देता हूं कि दोनों के केस में ही इनिशियल वेलोसिटी है 0 रेस्ट में पड़ी हुई थी पहले, और फाइनल वेलोसिटी दोनों के केस में है 10। तो भाई जब दोनों के मैसेज भी सेम हैं, दोनों की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज भी सेम है, तो डेफिनेटली दोनों के मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो भी सेम होगा, कांस्टेंट चेंज आएगा। तो जब मोमेंटम में चेंज कांस्टेंट, तो देखें मोमेंटम में चेंज को हमने इंपल्स का नाम दिया, F × T का नाम दिया, तो फिर F × T भी कांस्टेंट, यानी दोनों केसेस में फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट सेम है। अब जिस केस में टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली उस केस में फोर्स कम हो जाएगी। तो फुटबॉल के केस में टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि जब उसको हिट किया जाता है तो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस हो जाता है। तो जब थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस होता है तो उस प्रेसिंग की वजह से टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है, और जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो फिर प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए फोर्स को कम होना पड़ेगा। नतीजतन फुटबॉल के केस में कम फोर्स होगी, वो कम इंजरी होगी उस केस में हमारी। ठीक है, जबकि दूसरे केस में स्टोन के केस में टाइम ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा जिसके नतीजे में फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो लिहाजा ज्यादा इंजरी होगी। ठीक हो गया, आगे समझ बात की? यस सर। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन को मद्देनजर रख के, इंपल्स की डेफिनेशन को सामने रख के आपने मुझे बताना है कि कार में जब बैठते हैं तो सीट बेल्ट क्यों बांधा जाता है, क्या फायदा होता है उसका? चलें इतना तो पता ही है सबको, थोड़ा सा मैं सवाल आसान कर देता हूँ। सीट बेल्ट क्यों बांधा जाता है ये तो सबको ही पता है, ताकि अगर अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हो तो हम सामने जो है आगे को जाके ना गिरें। जाहिर सी बात है आगे जब शीशे पे जाके लगेंगे तो वो शीशा टूट के हमारे चेहरे को, सर को, हमारे जिस्म को जख्मी कर सकता है। तो हमारी आगे की तरफ मूवमेंट को रोकने के लिए सीट बेल्ट बांधा जाता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सीट बेल्ट क्यों बांधा जाता है, रस्सियां क्यों नहीं बांध दी जाती? अगर रस्सी से बांध दिया जाए तो क्या होगा, और उसके नतीजे में सीट बेल्ट का क्या फायदा होता है? चलें बताएं अब। यस, क्योंकि सर इसके अंदर इम्पल्स होता है और ये शॉर्ट इंटरवल में फोर्स अप्लाई करता है इम्पल्स। देखें सेम वही फुटबॉल वाला केस है कि फुटबॉल के केस में जब फुटबॉल को हिट किया था तो फुटबॉल अंदर को प्रेस हुआ था और प्रेसिंग की वजह से टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा था जिसके नतीजे में फोर्स कम हुई थी। अब यहां भी ऐसे ही होगा, सीट बेल्ट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, तो
अगर एक्सीडेंट हो जाए तो वो जो सीट बेल्ट होता है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। जब वो स्ट्रेच होना शुरू होता है तो टाइम बढ़ गया, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ही कह लें इसको, वो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज कर गया। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने के नतीजे में फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से हमें चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर रस्सी से बांध दिया जाता तो रस्सी तो फिर फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो जब रस्सी फ्लेक्सिबल नहीं होती तो उसके नतीजे में अगर एक्सीडेंट होता है तो रस्सी के फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि रस्सी स्ट्रेच नहीं करेगी। तो जब टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, और जब फोर्स बढ़ेगी तो हशर तो फिर वही हमारा होगा जो सीट बेल्ट ना बांधने के केस में हो रहा था, यानी फिर उसी तरह से चोट आएगी और गर्दन की हड्डी भी टूटने का खतरा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पीछे बंधी हुई होगी, लेकिन टक्कर लगने की वजह से अब पूरी बॉडी तो बंधी हुई है रस्सी के जरिए, लेकिन टक्कर लगने के नतीजे में ऊपर गर्दन और गर्दन से ऊपर का जो सर का हिस्सा है वो तो बिल्कुल फ्री है, तो वो अपने इनर्शिया की वजह से स्ट्रेट लाइन मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, और उस कंटिन्यूटी की वजह से गर्दन की हड्डी टूट सकती है। इस वजह से रस्सी से नहीं बांधा जाता, क्योंकि रस्सी स्ट्रेच नहीं कर सकती, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट स्मॉल हो जाता है, जिसके नतीजे में फोर्स लार्ज होने से हमारी इंजरी फिर उसी तरह की हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से सीट बेल्ट बांधा जाता है कि जो फ्लेक्सिबल है, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देता है और फोर्स को कम कर देता है। ठीक हो गया। सेम यही चीज हेलमेट के केस में भी होती है कि मोटरसाइकिल सवार जो है उनको कहा जाता है आप हेलमेट पहने। वो हेलमेट क्या होता है, अंदर से वो काफी मोटा फोम होता है, तो अगर जो है बाइक से गिर भी जाते हैं अगर बाइक से गिर भी जाते हैं तो उस केस में भी क्या होगा कि वो सर उस फोम को प्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो जब वो प्रेस करना शुरू कर देता है तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में फोर्स कम हो जाती है, और फोर्स कम होने की वजह से हमारे सर पे चोट नहीं आती। लेकिन अगर उसकी जगह, उस हेलमेट की जगह एक ऐसा हेलमेट अगर हमें पहना दिया जाए जो कि अंदर, जो कि पूरे का पूरा उसी प्लास्टिक के जरिए या लकड़ी के जरिए या लोहे के जरिए या किसी भी हार्ड मटेरियल के जरिए फिल्ड हो, अंदर तक फोम ना हो बल्कि थ्रू आउट हार्ड मटेरियल हो, तो अब गिरने की सूरत में बिल्कुल ऐसे ही चोट आएगी जैसा हेलमेट ना होने से चोट आ रही थी, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल प्रेस नहीं हो सकता। जब प्रेस नहीं हो सकता तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत कम हो जाएगा, नतीजतन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो अब भी उतनी ही चोट आएगी। जी क्लियर जी? यस सर। ओके, अब ये नीचे एग्जांपल जो आप लोगों ने कर लेनी है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और फोर्स फाइंड कर लेनी है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। सर ये मूविंग बॉडी में हमारे पास इम्पल्स कैसे प्रोड्यूस होती है? ये अभी देखें ना, ये मूविंग बॉडी थी ना, अभी कार वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब भी कार की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो इंपल्स प्रोड्यूस हो गया ना। ये देखें कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 2500, तो 2500 न्यूटन सेकंड का इंपल्स प्रोड्यूस हो गया। तो इसका आंसर ये है कि मूविंग बॉडी में इंपल्स होगा उस वक्त होगा कि जब मूविंग बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो, एक्सेलरेट ही कर रही थी ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया था। तो अगर मूविंग बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो उसमें इंपल्स होगा, क्योंकि जब वो एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होगा, और चेंज इन मोमेंटम का नाम ही तो इंपल्स है, तो इसलिए इंपल्स मौजूद होगा। लेकिन अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, तो जब एक्सेलरेट नहीं कर रही तो इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो, और जब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो फिर मोमेंटम में भी कोई चेंज नहीं, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाएगा, कोई इंपल्स नहीं होगा। ठीक है, सर तो मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या फर्क है? एक मिनट ठहर जाए। तो सिंपल सा आंसर फिर यह हुआ कि a moving body can have a moving body will have impulse if there is an acceleration in it, but if that body is moving with uniform velocity then that will not have any impulse। जी साहब आप जी पूछिए। सर आ गई है। जी साहब पूछें आप क्या कह रही हैं? सर एक्सेलरेशन, सर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या फर्क होता है? मोमेंटम दो तरह के होते हैं, एक होता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उस मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम कहा जाएगा, लेकिन अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वो मोमेंटम फिर एंगुलर मोमेंटम होगा। आगे समझ? जी सर। चले बस मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है इतना। वैसे तो मैं प्लान कर रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आज ही करवा दूं, बट काफी है इतना, ये काफी ज्यादा हो गया, इसको रिपीट भी आप लोगों ने करना है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं।